बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम तक जो ये चैप्टर है उसको डिस्कस किया है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लें, तो वो स्टेटमेंट ये है, द मोमेंटम ऑफ an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। ठीक है जी, the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant। हमने इस स्टेटमेंट को समझना है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम। फिज़िक्स में नॉर्मली हम तीन तरह के सिस्टम्स को डील करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं कि जिसके ऊपर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट ना हो। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? आइसोलेटेड system having no impact on external environment, यानी ना एनर्जी इस सिस्टम से बाहर जाए, ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई एनर्जी अंदर आए। आप लोगों ने ये कोरोना की वजह से आप लोगों ने वर्ड आइसोलेशन का सुना होगा। तो आइसोलेशन का क्या मतलब है कि आपका बाहर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, बाहर वालों का आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, आपका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, बाहर वालों का आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो सेम इज़ आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम के जिस बाउंड्री के अंदर जिस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उनके ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ना ये जो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो ये मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम का। सो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी दो बॉडीज अगर आइसोलेटेड सिस्टम में मौजूद हैं तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो प्रूफ करके देख लेते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हैं वो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़, ठीक है जी, कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़। सपोज कर लें आपके पास एक ये बॉडी है जिसका मैस है m1, बॉडी का मैस है m1 और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी के साथ। किस वेलोसिटी के साथ? u1 वेलोसिटी के साथ। और एक और बॉडी है, इसका मैस है m2, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी के साथ। हम सपोज ये कर लेते हैं कि u1 is greater than u2, यानी velocity of m1 is greater than velocity of m2। सो अगर इसकी velocity ज़्यादा है तो यकीनन ये बॉडी इस बॉडी के साथ कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, क्योंकि इसकी velocity ज़्यादा है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें m1 जो है ये कोलाइड करती है m2 के साथ। m1 कोलाइड करती है किसके साथ? m2 के साथ। अब दोनों की वेलोसिटीज़ पे फ़र्क आएगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये सिस्टम जो था ये बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ टकरा गई हैं, कोलाइड कर गई हैं, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि जो मैस m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई है v1, और जो मैस m2 है उसकी वेलोसिटी हो गई है v2। क्लियर हो गई जी बात।
अब अगर मैं वापस बिफोर कोलिजन पे आऊं, अभी ये बॉडी मूव कर रही है एक सर्टेन मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो इसका मैस है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। इसका मैस है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। अब कोलिजन हो गई है, m1 ने m2 को कोलाइड किया है और फिर कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है m1 की वो हो गई v1। तो इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो मैस m1 ही है, वेलोसिटी चेंज हो गई है और इसकी जो वेलोसिटी है m2 की वो हो गई है m2 v2। ठीक है। सो ये मेरे पास आ गई बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इस सिनेरियो को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग लिखूं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये भी है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। आप बिल्कुल इस तरह से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो हमने अभी कोलाइडिंग बॉडीज का डिस्क्राइब किया है, हमारी इक्वेशन बनती है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हमारे पास जो बॉडी m1 थी उसका मोमेंटम था m1 u1 और बिफोर कोलिजन जो बॉडी m2 थी उसका मोमेंटम था m2 u2 और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी m1 वो है m1 v1 और बॉडी 2 का है मोमेंटम m2 v2। तो हमने ये देखा है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था इंटरैक्टिंग। तो ये इंटरेक्शन जो है ये किसी भी किस्म का हो सकता है। तो यहाँ पे वो इंटरेक्शन क्या था? कोलिजन था। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक हो गया। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये बता रही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये बात भूल नहीं जानी कि ये सारा जो सिनेरियो है ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रहा है। ये जो बॉडीज़ हमने अभी ड्रॉ की थी जो कोलाइड कर रही हैं, ये सब कुछ जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है जी बात। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, वो है फायरिंग ऑफ गन एंड बुलेट। फायरिंग ऑफ गन एंड बुलेट जो है ये किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है, इसकी भी हम कुछ जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास एक गन है और एक बुलेट है। अभी आपने फायर नहीं किया, तो बिफोर फायरिंग क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं यानी वेलोसिटी ज़ीरो है, और अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम ज़ीरो है। सो बिफोर फायरिंग जो हमारे पास मोमेंटम था, मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, रेस्ट पे हैं। क्लियर होगी बात। अब हमने उस गन से बुलेट को फायर किया है यानी आफ्टर फायरिंग। अब हम देखते हैं आफ्टर फायरिंग क्या चेंजेस आएंगी। आफ्टर फायरिंग जब आपने बुलेट को फायर किया है गन में से, तो हुआ यह है कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने मूव किया है और उस
जब उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है तो यकीनन बुलेट का मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब है कि बुलेट ने सर्टेन मोमेंटम गेन कर लिया है। और उस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, उसको कांस्टेंट करने के लिए जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। गन जो है जिस मोमेंटम के साथ बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जो गन है वो बैकवर्ड रिकॉइल करेगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि जो mass of bullet that is equals to small m, while the velocity of the bullet is small v। क्लियर है जी? जबकि जो mass of gun है वो है कैपिटल M और velocity of gun जो है वो है कैपिटल V। ठीक हो गया? तो इसका मोमेंटम बन जाएगा स्मॉल एम वी और गन का मोमेंटम बन जाएगा कैपिटल एम वी। क्लियर? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि द टोटल मोमेंटम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं उसको यहां पर लिख लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्लियर? अच्छा, अब बिफोर फायरिंग का मोमेंटम था ही जीरो, फायरिंग करने के बाद दो मोमेंटम थे, एक मोमेंटम गन का और एक मोमेंटम बुलेट का। तो फायरिंग के बाद जो बुलेट का मोमेंटम था वो था स्मॉल एम वी और जो गन का मोमेंटम था वो था कैपिटल एम वी। वो क्या था? कैपिटल एम वी था। ठीक हो गया जी? अच्छा, अगर मैं इस मोमेंटम ऑफ द बुलेट को इक्वेशन के इस तरफ ले आऊं तो ये बन जाएगा माइनस एम वी और ये हो जाएगा कैपिटल एम कैपिटल वी। क्लियर बात? अच्छा, अब मुझे मास ऑफ द गन तो पता है। ठीक हो गया? ये कैपिटल वी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ गन ने रिकॉइल किया है, मुझे ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं v को यहाँ ही रहने देता हूँ, इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस एम वी ओवर कैपिटल M इज इक्वल्स टू कैपिटल V। ये है रिकॉइलिंग वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ गन ने रिकॉइल किया है। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द गन, और साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शंस दोनों की अपोजिट हैं, यानी बुलेट फॉरवर्ड है तो गन बैकवर्ड है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से कैपिटल V जो है ये रिकॉइलिंग वेलोसिटी हमने गन की फाइंड कर ली जिस वेलोसिटी के साथ गन ने रिकॉइल किया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा ये अराइज होता है कि बुलेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा दूर गई है, शायद उसने चंद किलोमीटर का सफ़र जो डिस्टेंस है वो कवर किया हो, लेकिन जो गन है, गन तो उतना डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया। हालांकि मोमेंटम तो अगर उसी वक्त इक्वल होता है जब दोनों इक्वल हो, तो उसकी रीज़न ये है कि जो मास ऑफ द गन है वो ज़्यादा है। मोमेंटम ऑफ द बुलेट में अगर आप देखें तो बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास कम है। ठीक है? बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास कम है, जबकि जो गन है, गन का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो दोनों का कांस्टेंट है। ओवरऑल मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है। सो इस तरह से ये इक्वेशन, ये केस जो है वो प्रूफ करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किस तरह से गन और बुलेट में अप्लाई होता है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स हमारे पास और हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिसमें रॉकेट्स और जेट इंजन की मूवमेंट है कि उसमें भी हमारे पास क्या है कि हाई वेलोसिटी के साथ जो बर्निंग गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं रॉकेट में से और जेट इंजन में से। तो वो जब बाहर निकलती हैं तो उनका कोई सर्टेन मोमेंटम होता है, तो उस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए जो रॉकेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरह एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है बलून की। आप बलून को इन्फ्लेट करते हैं एयर के साथ, तो जिस
और जब आप उसको रिलीज़ करते हैं एयर को, तो जिस मोमेंटम के साथ एयर बाहर निकलती है उसी मोमेंटम के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जो है बलून मूव करता है, उस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। क्लियर होगी बात? सो ये हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं कॉमन सी जो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड।